करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। खास तौर से इस देश में शिक्षा के जनक, शिक्षा की देवी महात्मा फूले व माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए हमारे बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले बहुजन मसीहा मान्यवर साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश में बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु की कामना करते हुए यहाँ पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारी माता बहनें, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग साथियों और नौजवान साथियों, आज हम यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं, जैसा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से जान रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में मान्यवर साहब कांसीराम स्मारक स्थल पर एक विशाल रैली का आयोजन किया है, जिसमें बहुजनों को एकजुट करने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष से करते रहे मान्यवर साहब कांसीराम को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बुलाया है। साथियों, हमें लखनऊ क्यों जाना जरूरी है, आज इस विषय पे हमें सोचने की जरूरत है। बहन जी ने जब इस प्रदेश में राज किया तो आप देखिए कि सिर्फ दलित समुदाय ही नहीं, उन्होंने सवर्णों का भी भला किया, अल्पसंख्यकों का भी भला किया और पिछड़े समाज का जितना भला किया उतना आज तक उत्तर प्रदेश में बनी सरकारें किसी ने नहीं कर पाया, जो काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। साथियों, बात यहां सिर्फ सांसद विधायक बनने की नहीं है। हम अगर शुरू से देखें तो बाबा साहब जो मूवमेंट इस बीच में लेकर आए थे, वो मूवमेंट कोई आम मूवमेंट नहीं था। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे 3 गुरु हैं, जिसमें उन्होंने पहला नाम लिया था महात्मा गौतम बुद्ध का, दूसरा नाम लिया था उन्होंने महात्मा कबीर का और तीसरा नाम लिया था महात्मा ज्योतिबा फूले का। साथियों, हमें समझने की जरूरत है कि महात्मा बुद्ध ने क्या मिशन चलाया था, महात्मा फूले ने क्या मिशन चलाया था और संत कबीर ने क्या मिशन चलाया था। साथियों, जब हम इन महापुरुषों को पढ़ते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने इस देश में मानवता के लिए संघर्ष किया। इस देश में कहा कि मानव एक समान है, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, हर कोई एक बराबर है। साथियों, ना कोई जाति भेद है, ना कोई धर्म भेद है। इस देश को आगे ले जाना है, इस पृथ्वी पे मानवता फैलाना है, शांति का संदेश लाना है, तो हमें हर किसी को एक बराबर समझना होगा। इस चीज को बाबा साहब ने उठाया। फिर आप देखेंगे महात्मा कबीर ने क्या किया, संत कबीर ने जो किया उस चीज को उन्होंने आत्मसात किया। संत कबीर ने इस देश में छुआछूत पाखंडवाद को खत्म करने के लिए पूरा जीवन लगाया। फिर हम महात्मा फूले को जब पढ़ेंगे तो महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने इस देश में जाति को खत्म करने का काम किया, इस देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, इस देश में वैज्ञानिक विचारधारा को आगे लाने का काम किया। इन सब चीजों को आत्मसात करते हुए बाबा साहब ने जो इस देश में मूवमेंट बढ़ाया, वो था शैक्षिक उद्धार का। वो था इस देश में लोग शिक्षित हो ताकि अपना शैक्षिक उद्धार करें। इस देश में जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आर्थिक उद्धार अपने आप कर लेंगे। जब हमारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो उनका सामाजिक भला होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, सामाजिक भला का मतलब यह हुआ कि सामाजिक रूप से जब हर कोई एक बराबर रहेगा, ना कोई ऊंच रहेगा ना कोई नीच रहेगा, हर कोई एक बराबर रहेगा। फिर महात्मा बुद्ध का दिया हुआ संदेश मानव एक समान का चिराग पूरे विश्व में फैलेगा और ये देश फिर से बौद्धमय बनेगा। साथियों, ये मूवमेंट था हमारे महापुरुषों का। उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया मान्यवर साहब कांसीराम ने। जब बाबा साहब 1956 में हम लोगों के बीच नहीं रहे, तब उनका जो ये मूवमेंट था वो कमजोर पड़ गया। साथियों, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जब काम शुरू मान्यवर साहब कांसीराम ने किया, तब आप देखेंगे कि मान्यवर साहब ने सबसे पहले बाबा साहब की लिखी हुई किताबें पढ़ी।
कि बाबा साहब इस देश में क्या करना चाहते थे। उन्होंने जाति भेद का जो किताब बाबा साहब ने लिखा था, उसको जब माननीय साहब ने पढ़ा, तब उन्होंने देखा कि हम लोग बहुत गलत ट्रैक पे हैं। हमें बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है। अगर हम बाबा साहब के मिशन को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा ये जो समाज है, ये जो पिछड़ा समाज है, ये जो दलित समाज है, ये जो अल्पसंख्यक समाज है, फिर से पीछे चला जाएगा, जहां पर मानव में इतना बड़ा भेद था कि किसी को मंदिर में चढ़ने नहीं दिया जाता था, किसी को पानी पीने नहीं दिया जाता था, किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता था। और हमारी महिलाओं का तो सबसे बुरा हाल था साथियों, उन्हें ना शिक्षा लेने का अधिकार था, ना उन्हें समाज में चलने बोलने का अधिकार था। अगर उनका हस्बैंड मर जाता था तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता था साथियों। इतना दुर्दिन था हमारी महिलाओं का। वो चाहे दलित समुदाय की महिलाएं हो, चाहे सवर्ण समुदाय की महिलाएं हो, चाहे पिछड़े समुदाय की महिलाएं हो, अगर महिलाओं का कोई सबसे बड़ा भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उस मूवमेंट को माननीय साहब ने आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, और जब नौकरी छोड़ी तो बाबा साहब ने सबसे पहले पढ़े लिखों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा बामसेफ। बामसेफ के माध्यम से जो हमारे देश में हमारे दलित समुदाय के लोग थे, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, हमारे पिछड़े समुदाय के लोग थे, और सवर्ण समुदाय में जो मानवता पसंद भाई लोग थे, उन लोगों का एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया बामसेफ। और उसके माध्यम से उन्हें बाबा साहब के मूवमेंट को समझाने का काम किया। उस मूवमेंट को फिर आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने जो इस देश में संविधान लागू करके गए थे, उस संविधान को लागू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात थी कि इस देश के संसद पर कब्जा करना साथियों। अब संसद पर कब्जा करने के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नौकरी पेशा है वो तो चुनाव लड़ नहीं सकता था। इसके लिए माननीय साहब ने फिर DS4 का निर्माण किया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का उन्होंने निर्माण किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कुछ चुनाव लड़ाया। लेकिन उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब हमें एक राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत है। फिर 14 अप्रैल 1984 में माननीय साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, और बहुजन समाज पार्टी का गठन करने के बाद इस देश में जगह जगह पर इलेक्शन हुए। उन इलेक्शनों में अपने कैंडिडेट खड़े किए, और इस देश में शासक बनने के लिए उन्होंने हर वो तरकीब अपनाया। इसीलिए माननीय साहब को राजनीतिक रसायन शास्त्री भी कहा जाता है। माननीय साहब ने इस देश की सत्ता को अपने हाथों में लाने के लिए भाजपा से भी गठबंधन किया। लेकिन आपको पता होगा साथियों, हमने जब भाजपा से गठबंधन किया तो अपने शर्तों पे किया, और अपने शर्तों पे करके जब हम सत्ता में आए तो मुसलमानों के लिए पहली बार अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन भी हमने किया साथियों, जो कि मुसलमानों के हितैषी जो भी पार्टियां रही, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो जनता दल रही हो, उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। हमने बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनाई, भाजपा से मिलकर सरकार बनाई, लेकिन हमने काम किसके लिए किया? मुसलमानों के लिए काम किया। हमने काम किसके लिए किया? पिछड़े समाज के लोगों के खिलाफ काम किया। अभी तमाम इस चौरसिया समाज के लोग हैं, इन्हें कोई पहचानता नहीं था कि ये पिछड़े हैं कि अगड़े हैं कि क्या है। उन्हें पिछड़े वर्ग का दर्जा माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया साथियों। ये काम बहन जी ने किया। बहन जी जब जब सत्ता में आई तो सिर्फ सांसद विधायक बना करके सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं आई साथियों। जब बहन जी सत्ता में आई तो जो सदियों से दबाए गए लोग थे, जो सदियों से वे पीड़ित लोग थे, शोषित लोग थे, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया। जिन्हें नौकरियों में यह कह के छाड़ दिया जाता था कि ये लोग तो सुटेबल नहीं है, ये लोग नौकरी करने योग्य नहीं है, ऐसे लोगों की भर्ती करने के लिए बहन जी जब सत्ता में आए तो बैकलॉग की भर्ती करवाई। पहली बार बैकलॉग की भर्ती करवाई, और उस बैकलॉग भर्ती में पिछड़े समाज की जो खाली सीटें थी, जो SC समाज की खाली सीटें थी, उन सीटों को भरने का काम किया। आप देखते होंगे बहन जी के शासन काल से पहले हमारे समाज के लोगों के पास लहसुन गाड़ने की जमीन नहीं हुआ करती थी, उनके पास घर बनवाने की जमीन नहीं होती थी। इसलिए उस समय माननीय साहब ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उसके तहत माननीय साहब ने हमारे लोगों को, जब बहन जी की सरकार आई तो जमीनें पट्टा करके मिली। इसमें बहुत सारे लोग बने होंगे, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे होंगे जिनको बहन जी के शासनकाल में पट्टा मिला। साथियों, माननीय साहब कहा करते थे कि हमारी लड़ाई इस देश में सिर्फ सत्ता का मलाई भोगने के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश में पीड़ितों को, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए है।
हमारी लड़ाई इस देश में जो बाबा साहब का मूवमेंट है उसे आगे बढ़ाने के लिए है। बाबा साहब का मूवमेंट क्या था साथियों? बाबा साहब का मूवमेंट था कि हमारे समाज के लोग कहीं दब के ना रहे, हमारे समाज के लोगों का आत्मसम्मान कहीं गिरे ना। इसलिए जब जब मान्यवर साहब ने चाहे भाजपा से गठबंधन किया हो, चाहे कांग्रेस से गठबंधन किया हो, चाहे समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया हो, उन्होंने अपना सर झुका करके गठबंधन नहीं किया, बल्कि इन पार्टियों को अपने पैरों तले करके गठबंधन किया। और आप देखेंगे साथियों कि हमारे महापुरुष जो मिशन मूवमेंट चलाए थे आत्मसम्मान का, उस मूवमेंट को बाबा साहब और मान्यवर साहब के मूवमेंट को बहन जी आगे लेकर के गई। आज देखिए हमारे बीच में एक नौजवान साथी आता है, कहता है कि बहन जी तो अब निष्क्रिय हो गई हैं, बहन जी अब तो काम नहीं कर रही हैं। और वो व्यक्ति एक सीट के लिए विपक्षियों के सामने आंसू बहाता है, एक सीट के लिए गुड़गुड़ाता है, लेकिन विपक्ष का नेता उसे लात मार के भगा देता है और वो फिर दुत्कार दिया जाता है, जाकर कहता है कि जो है जो विपक्ष के नेता है उन्हें दलितों की जरूरत नहीं है। अरे साथियों, मान्यवर साहब की ये मिशन मूवमेंट बाबा साहब और मान्यवर साहब और हमारे महापुरुषों का नहीं था कि आप अपनी अहमियत को खत्म करिए। उनका यह मूवमेंट था कि आप अपनी अहमियत इस देश की राजनीति में बताइए कि आपके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन साथियों, हमारे तमाम युवा समाज के लोग हैं, मैंने करण भाई से कहा था कि युवा लोगों को अधिक से अधिक बुलाइएगा, क्योंकि हमारे यूथ आज बाबा साहब के मूवमेंट को नहीं जानते हैं, महात्मा फुले के मूवमेंट को नहीं जानते हैं, मान्यवर साहब के मूवमेंट को नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया उस मूवमेंट को नहीं जानते हैं। उस मूवमेंट को मैं इन लोगों को बताने का काम करूंगा। हम धन्यवाद देते हैं पर बुजुर्ग साथी जिन्होंने उस समय उनके पास साइकिल नहीं होता था, इनके पास फरंदा जाने के लिए किसी प्रकार का साधन नहीं होता था, वो लोग पैदल चल चल करके अपना घर का गेहूं बेच बेच करके लखनऊ में रैली में जाते थे और किस देश में 4-4 बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाए। और उसी सरकार की बदौलत है कि आज के युवा पढ़े लिख लिए, आज के युवा शान से जीने लगे। तो उन्हें बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष याद नहीं है और वो कहते हैं कि बहन जी निष्क्रिय हो गई हैं। अरे मेरे भाई, जब संघर्ष का टाइम था तब आपकी बहनें माताएं जब घर में बैठी थी, तब बहन जी ने इस घर को छोड़ करके आपके लिए सड़कों पे आकर के दिन रात मेहनत करके आपको इस देश का हुक्मरान बनाया। लेकिन आप खुद को हुक्मरान बनने के लिए समाज को धोखा देते हो। साथियों, जब 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब आप देखिए विपक्षियों को लगा कि बहन जी इस देश में अब कभी सरकार से हटने वाली नहीं है, क्योंकि बहन जी सत्ता में आते ही मुसलमानों के लिए काम किया, पिछड़े समाज के लोगों के लिए काम किया, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य के लिए काम किया और दलितों के लिए जो उन्होंने काम किया वो आज तक की इस देश में जब से देश आजाद हुआ है किसी सरकार ने नहीं किया, जो करके बहन कुमारी मायावती जी ने 5-7 सालों में करके दिखा दिया। साथियों, तो साथियों, बीएसपी ने क्या किया इस देश के लिए? इस देश के लिए जो किया वो कोई भी आज तक कर नहीं पाएगा। और जो युवा साथी कहते हैं कि बहन जी कुछ नहीं करती हैं, उन लोगों को बता दें साथियों, आप एक सीट के लिए गिड़गिड़ाते हो, आपको सीट नहीं मिलता है, आपको विपक्ष का नेता लात मार के भगा देता है, आप चले जाते हो, फिर उसके बाद कहते हो कि दलितों को जरूरत नहीं है, फलाने नेता को जरूरत नहीं है, तो फिर अगले चुनाव में क्यों उनके दर पे पहुंच जाते हो कि साहब एक सीट दे दीजिए, साहब हमारा वाला सीट छोड़ दीजिए। फिर वो सीट भी नहीं छोड़ा जाता है, फिर लात मार के भगा दिया जाता है। और वहां पे तो धन्यवाद है नगीना के सांसद जनता का, आम जनता का, जिन्होंने आप पे तरस खा करके एक सीट जिता दिया। लेकिन आप वो एक सीट जीतने के बाद फिर जाके उसी नेता के तलवे चाटते हो, फिर उसी की विचारधारा की बात करते हो जो हमेशा से इस देश में बाबा साहब को दबाने का काम किया, इस देश में हमारे मिशन मूवमेंट को दबाने का काम किया, फिर उसी नेता के जाके तलवे आप चाटते हो। क्या ये मिशन मूवमेंट है? क्या ये मिशन मूवमेंट है बहन जी का? आप सड़कों पे आते हो, कहीं अत्याचार होता है, युवाओं को ले जाते हो जिन्हें मिशन मूवमेंट पता नहीं है, सड़कों पर उतर के सरकारी संपत्तियों का तोड़फोड़ करवाते हो और उनको जेल की हवा खिलाते हो। क्या बहन जी ये करवाई थी? बहन जी आप देखिए, कोई भी हमारे समाज में अत्याचार होता है, बहन जी वहां एसी में बैठे एक ट्वीट करती है, सरकारें हिल जाती हैं। साथियों, आपको पता होगा जब बहन जी की सरकार थी तो हमारे एससी साथियों के लिए 70% रिजर्वेशन 4 मेडिकल कॉलेजों में की थी। कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर का मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज और था। वहां पर एससी साथियों को जो एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई करते थे
उनके लिए आमतौर पे 21% ही आरक्षण है, लेकिन बहन जी स्पेशल कोटा के तहत 70% वहां पे रिजर्वेशन दिया था, जिसके वजह से 400 एमबीबीएस डॉक्टर आपके समाज का हर साल बहन जी की बदौलत फोकट में बन जाता था साथियों। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जिस देश में न जिस समाज में 4 डॉक्टर, 4 वकील, 4 इंजीनियर हो, उस समाज को कोई भी नीची दृष्टि से नहीं देखेगा, उस समाज को लोग सलामी ठोकेंगे। इस काम को बहन कुमारी मायावती जी ने किया और उस रिजर्वेशन को इस समय योगी सरकार में खत्म किया गया। बहन जी ने एक ट्वीट किया, भाजपा का मंत्री आकर के बयान देने लगा कि हम इसको जो निर्णय है कोर्ट का, इसको फिर से जो है अपील करेंगे कोर्ट में और उस निर्णय को बदलवाने का काम करेंगे साथियों। तो यह बहन जी का ताकत है, लेकिन बहन जी के हाथों को मजबूत कौन करेगा? जो 4-4 बार सरकार बनाए हमारे बुजुर्ग साथियों तो बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी वो योग्यता नहीं रही है कि गांव-गांव चल के समाज को जगाए। उन्होंने बहुत मेहनत किया कि आपको 4-4 बार सरकार का सुख भोगने का मौका दिया। अब ये जिम्मेदारी हमारे जैसे युवाओं के कंधे पे है, अब ये जिम्मेदारी हमारी महिलाओं के जिम्मे है कि आप लोग अपने बच्चों को बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को बताइए। क्योंकि जो महिलाएं बहन जी के शासनकाल में शिक्षा ग्रहण कर रही होंगी, उनको मैं बता दूं साथियों, माता सावित्रीबाई फुले के नाम पे उन्होंने योजना चलाया था कि बहन जी के शासनकाल में जो लड़कियां 10वीं पास होंगी उन्हें एक साइकिल मिलेगा और 15,000 रुपए मिलेगा। बताइए किनके लड़कियों को ये मिला था? उस टाइम में जो लड़कियां 10वीं पास रही होंगी उनकी लड़कियों को जरूर मिला होगा। 12 पास होती थी 10,000 रुपए और मिलता था कि आप जाकर के जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करिए। महिलाओं के शिक्षा के लिए बहन जी ने इतना काम किया। और इतना ही नहीं, बहन जी के शासनकाल में जिनके घर बेटी पैदा होती थी, अगर वो बीपीएल कार्ड धारक है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हमारा मुस्लिम भाई हो, उनके बेटी जब पैदा होते ही अगर वो बीपीएल कार्ड धारक है तो 1 लाख का बीमा उस टाइम बहन जी सरकार द्वारा करवाती थी। जब आपकी बेटी शादी करने लायक होता था तो कई लाख रुपए फ्री में निकलता था साथियों। यह बहन जी का दूरदर्शी सोच था। लेकिन आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके नाम पर एक भी योजना नहीं लाते हैं। अगर एक छोटा सा योजना ला भी देते हैं तो उस योजना को प्रचार करने में कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और वो धरातल पर उतरता भी नहीं है साथियों। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी की वो सोच। सोचिए बहन जी जब सरकार में थी, उन्होंने इस देश में हमारे लोगों को फ्री में शिक्षा मिले, फ्री में चिकित्सा मिले, इसके लिए उन्होंने नोएडा गाजियाबाद में 2-2 ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था। उन्होंने इस देश में सफाई कर्मियों की भर्ती करी थी। अगर कोरोना काल में उन्होंने वो ऑक्सीजन का प्लांट ना लगाया होता और सफाई कर्मियों की भर्ती ना की होती तो सोचिए हमारे देहातों में लहासे निकलती साथियों। क्या ये योगी सरकार फिर से सफाई कर्मी की भर्ती कर पाती? या फिर से उस दौरान उन्होंने एक भी प्लांट लगाया ऑक्सीजन के लिए? नहीं लगाया। लेकिन बहन जी ने अपनी दूरदर्शी सोच की वजह से वो चीज पहले ही कर दिया था। जब कोरोना काल में हर कोई अपने घर में दुबका था, तब यही सफाई कर्मी भाई पीठ पे सैनिटाइजर लाद कर गांव-गांव में सैनिटाइज करता था कि नहीं करता था साथियों। तब उसी ऑक्सीजन का प्लांट से ऑक्सीजन निकला हुआ जो व्यक्ति पीड़ित होता था, कोरोना से पीड़ित था, उसको ऑक्सीजन मिलता था कि नहीं भाई मिलता था। लेकिन आज की सरकारें काम कम करती हैं और गिनाती बहुत ज्यादा है और उसी गिनाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए सिर्फ प्रचार में फूंक देती हैं, लेकिन आपका काम होता नहीं है साथियों। ये कहते हैं कि हर गांव को हमें सुदृढ़ करना है। योगी जी सत्ता में आते कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आज बताइए कोई सड़क गड्ढा मुक्त है? आप कभी नौगढ़ चले जाइए, उसका से लेकर नौगढ़ तक जाने में आप 100 गाली देंगे भाजपा सरकार को। गांव में चले जाइए, इतनी खराब सड़कें हैं कि आप योगी जी को और अखिलेश यादव को गाली देते देते थकेंगे नहीं। लेकिन जब चुनाव आता है तो यही समाजवादी पार्टी और यही भारतीय जनता पार्टी आपस में पीछे बंद कमरे में डील कर लेते हैं कि चुनाव भाजपा वर्सेस सपा कर दिया जाए, ताकि जब ये भाजपा वर्सेस सपा चुनाव हो जाएगा तो ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का हो जाएगा। और जब हिंदू मुस्लिम का हो जाएगा तो दलित समुदाय मजबूरी में भाजपा को वोट कर देता है। क्योंकि जितना अत्याचार हमारे ऊपर भाजपा ने किया है, इससे 100 गुना ज्यादा अत्याचार हमारे ऊपर समाजवादी पार्टी ने किया है। इसलिए आप देखे होंगे पिछले चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा पाए। और ये मैं लिखित देता हूं, पूरा मुस्लिम समुदाय फिर से एक तरफ हो जाए, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा पाएगा। जब तक ये लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं आएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा नहीं पाएगा साथियों।
इसलिए आप लोगों को मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी ने दलितों के ऊपर किया है उतना किसी ने नहीं किया है। बहन जी अपने सरकार में दलितों को ठेके में आरक्षण दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी आकर के उस ठेके में आरक्षण को खत्म करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण दिया था और अखिलेश यादव की सरकार आते ही उस प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया गया। हमारे साथी कोई मास्टर है, कोई पुलिस है, उसको प्रमोशन में आरक्षण मिलने की वजह से वो एसआई बन गया था, अगर वो एसडीएम है तो कलेक्टर बन गया था, उसको फिर अखिलेश यादव ने डिमोट कर दिया। हमारे समाज के नाम पर, हमारे महापुरुषों के नाम पर बहन जी ने तमाम जिलों का नाम बनाया, चाहे वो संत रविदास नगर हो जिसको अखिलेश यादव बदल कर भदोही किए, चाहे वो भीम नगर हो, चाहे पंचशील नगर हो, चाहे कांसीराम नगर हो, उन सब नामों को बदलकर इसी अखिलेश यादव ने उन नामों को बदलने का काम किया। बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी ने कुर्मी समाज में सबसे बड़े महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी किया था। और ये अखिलेश यादव आए इसी बहुजन महापुरुषों का नाम बदल करके फिर से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी किए। बहन जी ने गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया था, अखिलेश यादव आए उसको बदलकर उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी किए। और जब सरकार जाने लगी तो उसको बदलकर एकेटीयू करके चले गए कि अगर सरकार बीएसपी की आए तो बदल ना पाए। सोचिए, जितना बहुजन विरोधी अखिलेश यादव है उतना बहुजन विरोधी और कोई भी पार्टियां नहीं है साथियों। इसीलिए हमारा समाज मजबूरी में जब ये देखता है कि भाजपा वर्सेस सपा कर दिया है मीडिया ने ये चुनाव, तो हमारे समाज के लोगों को बहका दिया जाता है कि बहन जी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, बहन जी तो भाजपा से मिल गई हैं। और मजबूरी में हमारे भोले भाले दलित समुदाय को बेवकूफ बना करके वोट जो है भाजपा को ट्रांसफर करवा दिया जाता है। लेकिन धन्य है दलित समुदाय के अंदर आज भी चिंगारी है कि हम भाजपा को वोट दे देंगे लेकिन सपा को वोट नहीं देंगे साथियों, क्योंकि जितना अत्याचार हमारे ऊपर सपा ने किया उतना तो भाजपा भी नहीं कर पाई सरकार। इसलिए साथियों हमें भाजपा और सपा की लड़ाई में नहीं पड़ना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि किसी का सोने का महल हो तो दूसरा ही माना जाएगा, अगर आपकी मड़ई हो, झोपड़ी हो, वो आपका अपना माना जाएगा। अगर आप अपनी झोपड़ी फूंक करके सोने के महल में जाएंगे तो सोने का महल आपका नहीं है, किराए का है, वो कभी भी आपको लात मार के सड़क पर कर देगा। इसलिए साथियों बहुजन समाज पार्टी हमारी वो मड़ई है, झोपड़ी है, झुग्गी है। उस झुग्गी झोपड़ी को जिस दिन आप खत्म करोगे उस दिन आप फिर से सड़क पर आ जाओगे, फिर से इसी सोने के महल में रहने वाले लोग आपको डंडे से मारेंगे, आपके अपने खेतों में वो लोग काम करवाएंगे और आप दर दर भटकते फिरोगे साथियों। इसलिए किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना है। हमारी ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे इज्जत की लड़ाई है, हमें इस देश में शासक बनाने की लड़ाई है, ताकि जब इस देश में हम फिर से शासक बनेंगे तो जो कामें हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, जो काम मानव साहब अधूरा छोड़ गए थे, उस काम को बहन जी पूरा करेंगे। इसीलिए हमारे समाज के हमारे नेता नारा लगाते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो साथियों अगर उस मिशन को पूरा करना है, इस देश में फिर से आपको शासक बनना है और शासक बन करके फिर से इस देश में जो काम हमारे अधूरे हैं, जो काम अभी पूरा हो नहीं पाया है, उस कामों को अगर पूरा करना है तो एक बार तन मन से सोच लीजिए कि हम कोई भी लड़ाई मीडिया दिखाए, चाहे भाजपा सपा किसी की लड़ाई दिखाए, कांग्रेस की दिखाए, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। और जब वोटिंग का टाइम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के सामने जाकर के हाथी वाली बटन दबाना है साथियों। और फिर से इस देश में समता प्रिय, मानवता प्रिय, न्याय पसंद, इस देश में सबसे मजबूत शासन चलाने वाली बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके हमारे रुके कामों को पूरा करना है साथियों। अगर हम दूसरे को बना देंगे तो उसके दर पे भटक कर जाएंगे, कहेंगे साहब हमके खाए के ना आटा था तो भाजपा की तरफ 5 किलो राशन दे देगा। लेकिन आपका भला 5 किलो राशन से नहीं होगा, आपका भला तब होगा जब आपका सरकार बनेगा और आपका लड़का जो पढ़ लिख रहा है उसको पक्की नौकरी मिलेगी, तब आपका भला होगा। पूरे इतिहास को भारत का उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी की एकमात्र शासन रही है जिसमें 8वीं पास को भी सरकारी नौकरी देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। याद आया हमने किसकी बात की? सफाई कर्मचारियों की। 8वीं पास सफाई कर्मचारी को, 8वीं पास को सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके
सरकार में आप पीएचडी कर लो, फिर भी कहते हैं कि कई के पीएचडी चलाओ था रिक्शा, बकरी चला रहे हैं, कि बेरोजगारी कर रहे हैं। और हमारे भाजपा के तो एक मंत्री कहते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है।